हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल यू गुड? ओके, आई एम रुचिका कंसलियर। वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान बाय रुचिका। हाँ, जैसे कि हमारी 2020 की सीरीज चली रही थी, वैसे आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप बढ़िया चल रही होगी। बस अभी अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं 2020 की सीरीज जो हमारी कर रखी है हमने स्टार्ट। बिजनेस फाइनेंस की आज हम कर रहे हैं। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि यूजीसी ज्ञान में आपको पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2 की कंप्लीट वीडियो क्लासेस आपको करवाई जाएंगी। नेट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी। पेपर नंबर 1 कंप्लीट जर्नल पेपर है और पेपर नंबर 2 जो रहेगा वो कॉमर्स का रहेगा, सब्जेक्ट कोड 08। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है। असर्शन क्या कहती है? Wealth maximization is considered as superior to profit maximization. Okay. ये तो हमें पता ही है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सुपीरियर माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? क्योंकि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है वो फ्यूचर को लेकर चलता है। फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट्स क्या रहेंगे, उसके बेस पर हमारे शेयर्स की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट होगा, दैट मीन्स वेल्थ में मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट्स किसको लेकर चल रहा है? कि जो हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं, मीन्स हमें करंट ईयर में जो प्रॉफिट हो उनको प्रॉफिट्स को लेकर चलता है कि हमें उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो असर्शन बिल्कुल सही है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम सुपीरियर मानते हैं। तो इसका रीजन दिया हुआ है, दिस इज बिकॉज वेल्थ इज प्रिसाइजली डिफाइंड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इट अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क। तो ये बात भी बिल्कुल सही कही गई है कि वेल्थ जो है वो इसमें क्या डिफाइन किया गया कि प्रेजेंट वैल्यू, आज के टाइम में वैल्यू क्या है, और रिस्क लेकर टाइम वैल्यू, उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इसमें डिफाइन किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि आज अगर 1 रुपए की वैल्यू आज अगर 1 रुपीज है तो इन फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाती है। और जैसे ही बढ़ती है उसे ही बोलते हैं हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो ये कंसेप्ट जो है इसमें प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता, ये लिया जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो असर्शन बिल्कुल सही है और इसका रीजन जो दिया हुआ है वो भी लिखना सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द यूनियन बजट 2022 हाउ मेनी crores have been made cover 3.8 crore household in 2022 to 23 अंडर हर घर नल से जल स्कीम? ये जो स्कीम आई थी इसके अंडर जो 3.8 करोड़ हाउस होल्ड कवर किए गए थे, इसके अंदर जो पैसा कितने करोड़ का मतलब पास किया गया है, उसमें आएगा 60,000 करोड़। इसके बारे में कुछ लिखा है। An allocation of 60,000 crores has been made to cover 3.8 crore household in 2022 to 23 अंडर हर घर नल से जल स्कीम। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था कि करंट कवरेज हर घर नल से जल इज 8.7 करोड़ थी, जिसमें से 5.5 करोड़ हाउस होल्ड किससे को क्या प्रोवाइड किया गया? टैप वाटर इन द लास्ट 2 years। निर्मला सीताराम also announced an allocation of rupees 48,000 crores for the completion of 80 lakh houses। 80 लाख घरों को कंप्लीट होने के लिए जो अलॉटमेंट एलोकेशन किया गया, कितने अमाउंट का किया गया? वो 48,000 करोड़ का किया गया। For the identified eligible beneficiaries of PM आवास योजना, वो किसके लिए थी? बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज के लिए। ओके, the central government will work with the state governments to reduce the time required for all land and construction related approvals. It also work for promoting affordable housing for the middle class and economically weaker section in urban areas। ये कंप्लीट कर लेना, ये सारा नया 2022 का असेसमेंट ईयर का दिया। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वाज द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1992 में किया था। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल टाइम पीरियड कितना रहता है? लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर। तो कमर्शियल पेपर जो होते हैं 1 ईयर से कम के होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कम का होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कम का होता है। अनसिक्योर्ड टर्म लोन ये होते हैं लॉन्ग। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है, आंसर आएगा। अंडर द फैक्टरिंग अरेंजमेंट द फैक्टर, फैक्टरिंग अरेंजमेंट में फैक्टर क्या करते हैं? देखिए, जब हमें
किसी से पैसा कलेक्ट करना है। ओके, हमने अपना सेल किया, ठीक है, सेल किया तो हमारे क्या बन गए, वो डेटर बन गए। ओके, हमने सेल की, हमारा जैसे मिस्टर ए है ये पर्सन, ये क्या बन गया, हमने सेल कर दी इसको 10,000 की, ये हमारा क्या बन गया, मिस्टर ए क्या बन गया, हमारा डेटर बन गया। तो जो फैक्टरिंग अरेंजमेंट के अंडर क्या आता है, जो फैक्टर होता है, जो मिस्टर ए से वो क्या करेगा, पैसे कलेक्ट करने का काम। तो 5 का क्या आ जाएगा, सी, कलेक्ट द क्लाइंट डेट और अकाउंट रिसीव, उसके बदले वो क्या ले लेता, अपना कमीशन। अंडर लीज एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट क्या होता है, द लेजी गेट द राइट टू, लेजी को उसमें क्या राइट। ओके, लीज एग्रीमेंट में क्या होता है, एक लेजर होता है, एक लेसर होता है, और एक कौन होता है, लेजर। ठीक है, लेजर कौन होता है, लेजर होता है ओनर ऑफ द एसेट, एसेट का ओनर होता है। ओके, और लेजी कौन होता है, जो उस एसेट को यूज करने वाला होता है। इसमें क्या होता है, इस अरेंजमेंट में लेजर अपनी एसेट को लेजी को यूज करने के लिए देता है, उसके बदले क्या करता है, उसे अमाउंट चार्ज कर लेता है। तो इसका मतलब यूज द एसेट फॉर इस स्पेसिफिक पीरियड, कुछ एक टाइम पीरियड के लिए उसे यूज करने के लिए दी जाती है। तो हमें किसका बताना है, लेजी का बताना है। लेजी को क्या राइट होता है, उसमें उस एसेट को यूज करने का राइट होता है, और लेजर क्या कौन होता है, उसका ओनर होता है। नेक्स्ट, करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर इज ₹90, कंपनी का मार्केट प्राइस दिया हुआ है 90 रुपीज, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज ₹4.5, यानी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है उस पर जो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर होगा वो कितना होगा, 4.5 होगा। डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कॉन्स्टेंट रेट, यानी कि डिविडेंड जो ग्रो कर रहा है, किस रेट से कर रहा है, 8% की रेट से। तो शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना मिले, तो ये फॉर्मूला देखिए इसका क्या रहे, करंट प्राइस, देखिए एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड का रेट क्या है, एक्सपेक्टेड रेट कितना है, उसको किससे डिवाइड करेंगे, मार्केट प्राइस से, इसको कीजिए आप मार्केट प्राइस से, करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई में करेंगे 100, प्लस में करेंगे ग्रोथ। ये फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लेना, आपने किया ही होगा। एक्सपेक्टेड रेट कितना दिया हुआ है हमें, 4.5, करंट मार्केट प्राइस कितना है, 90 रुपीज, मल्टीप्लाई कीजिए 100, प्लस कीजिए इसमें, तो आंसर कितना आ जाएगा, एक मिनट, देखिए इसको कैंसिल कर लीजिए, सॉरी, ये देखिए, तो इसका आ जाएगा 5 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा टोटल, 13%, तो आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ, यस, नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन होता है वो रिलेवेंट होता है वैल्यू ऑफ द फर्म के, मीन्स जैसे जैसे हम लीवरेज का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, ए फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू एंड इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इसमें देखिए, जो मैंने देखो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होती है, यानी जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ लीवरेज बढ़ाते हैं, डिग्री ऑफ लीवरेज की डिग्री, जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ लीवरेज बढ़ा रहे हैं, डिग्री ऑफ लीवरेज, वैसे वैसे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, हमारी कम होती है, कॉस्ट हमारी कैपिटल की कम हो रही है, और फर्म की जो वैल्यू है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, a firm can change its total value and its overall cost of capital by changing in the degree of leverage in its capital structure, तो फर्म क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है अपनी वैल्यू को और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन द डिग्री ऑफ चेंज, जैसे जैसे डिग्री चेंज होगी कैपिटल स्ट्रक्चर को वो चेंज कर सकती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, बट लेकिन असर्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है।
वो करेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं करे क्योंकि उसने रिलेवेंट बोला है, रिलेवेंट से रिलेटेड उसने ऐसा नहीं बताया। दैट मीन्स A and B are correct, but R is not the explanation of A. Next, companies generally don't prefer low cost debt financing. लो कॉस्ट पे अगर हमें फाइनेंस प्रोवाइड हो रहा है तो क्या कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी? करेगी। तो ये क्या है? गलत है। सेकंड क्या कहते हैं? रेजिंग डेट रिक्वायर क्रेडिट रेटिंग एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इवन इफ कंपनी सफर लॉसेस। अगर कंपनी लॉस में भी जा रही है, अगर वो अपने डेट को बढ़ाना जा रही है तो क्रेडिट रेटिंग से और इंटरेस्ट की अगर वो पेमेंट कर दे तो बढ़ा सकती है। दैट मीन्स इट्स करेक्ट। तो यानी कि ए इनकरेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट। सेकंड आएगा इसका। इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज इंक्लूड इट्स। इंटेलेक्चुअल कैपिटल कौन सी होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है हमारी, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड है? प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस, डिजाइन उसके, रिलेशनशिप डेवलप्ड विद इट्स कस्टमर एंड सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप को डेवलप करना, इंटरनेट डोमेन नेम्स को एंड कॉपीराइट्स को। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ए बी सी डी ई सभी आ जाएंगे इसमें। ये नेक्स्ट आइए, मैचिंग का क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रिप्शन ऑन द आवर्स। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आता है? इट इज द डेट रेशियो द फर्म स्ट्राइव टू अचीव। ये क्या होता है? टारगेट मीन्स जो कंपनी अचीव करना चाहती है। फर्स्ट का आएगा 3। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम लेवल कौन सा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का? इट इज द डेट इक्विटी रेशियो दैट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म, जिससे वैल्यू फर्म की इंक्रीज। तो इसका आ जाएगा 4। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिस्ट्रेस। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिस्ट्रेस, इसको देखिए, इट रेफर्स टू द perceived cost due to increased ratio of the debt in the firm। क्या होता है कि कॉस्ट को परसीव करना ड्यू टू इंक्रीज रेशियो ऑफ द डेट, डेट के इंक्रीज होने से फर्म में। तो इसका आ जाएगा हमारा एमएम प्रिपोर्शन क्या कहते हैं? सेकेंड, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन द इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू द प्योर इक्विटी रिटर्न्स प्लस ए प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क। 3 4 2 and 1 सेकेंड। Next question. When the borrower took loans against the fixed deposit from the bank is comes under which type of security? ये देखिए, mortgage security, pledge security, line security, hypothecation and assignment। इसके बारे में मैंने थोड़ा लिखा है। mortgage security कौन सी होती है? mortgage security जो रखी जाती है वो immovable property के अगेंस्ट रखी जाती है। और जो लाइन सिक्योरिटी होती है, बोरो टेक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम इसको लोन को लेते हैं। ठीक है। और लेज सिक्योरिटी, प्लेज सिक्योरिटी कौन सी होती है? इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन विच प्लेजर टू पे लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू मूवेबल सिक्योरिटीज, जैसे कि गोल्ड को ट्रांसफर करना, प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करना, वो सब क्या आता है? प्लेज के अंदर आता है। हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेशन सिक्योरिटीज डिफाइंड एज व्हेन द लेंडर प्रोवाइड अ लोन टू द बोरोवर थ्रू ए लॉफुल ट्रांजैक्शन के अंडर प्रोवाइड करता है। इसमें लेंडर क्या करता है? कैन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एनी टाइम, वो कभी भी प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में ले सकता है। हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि अगर आप उसको, जो उसने अमाउंट लिया उसकी पे नहीं करते हो तो वो क्या कर सकता है? आपकी प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में भी ले सकता है। असाइनमेंट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन विच असाइनर टुक ए लोन फ्रॉम द असाइनी थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट विच विल कंप्लीट इन फ्यूचर। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं। लाइक ए बोरोवर्ड द लोन फ्रॉम द बैंक थ्रू द इंश्योरेंस पॉलिसी विच विल कंप्लीट इन फ्यूचर। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो वो आपका कब पूरा होएगा? इन फ्यूचर में पूरा होएगा। तो उसे बोलते हैं हम असाइनमेंट सिक्योरिटी। तो लाइन सिक्योरिटी इसका आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं फिक्स डिपॉजिट को। ओके, तो ये आ गया लाइन सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है? इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू अचीव द गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट टूल होता है टू अचीव द गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर आपकी डिविडेंड पॉलिसी इफेक्टिव होगी तभी आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव कर सकते हो। यस, बिल्कुल सही है ये बात तो। ये बड़ी अकॉर्डिंग टू वाल्टर द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो फॉर ग्रोथ फर्म इज 100%। क्या ग्रोथ फर्म का 100% होता है पे आउट रेशियो? नो, उनका पे आउट रेशियो कितना होता है? 0%। जब ग्रोथ फर्म है तो क्या करती है कि कुछ भी डिविडेंड में पे नहीं करती है, वो सारा रिटेन कर लेती है पैसे। MM model assert that the value of the firm is not affected whether the firm pay dividend or not। MM मॉडल क्या कहता है कि फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि अगर फर्म डिविडेंड दे या नहीं दे। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसका डिसीजन इररिलेवेंट हो। बर्ड इन हैंड थ्योरी इन रेफरेंस टू डिविडेंड डिसीजन हैज बीन डेवलप्ड बाय मायरोन गोर्डन। गोर्डन ने ही ये डेवलप की। ये बिल्कुल सही है, तो इसका फॉल्स बताना तो आंसर आ जाएगा ये। वाल्टर मॉडल, मैंने इसके बारे में कुछ लिखा भी है यहाँ पर, ये देखिए। कंपनी अगर प्रॉफिटेबल नहीं होती तभी हम 100% अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, रिटेन करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अब इसमें आपको बताने की करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। डिविडेंड पे आउट रेशियो रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ द टोटल अर्निंग which is distributed among equity shareholder of the company। डिविडेंड पे रेशियो कौन सी होती है कि वो पोर्शन होता है अर्निंग का जो कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सही बात है। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट इज गिवन बाय गॉर्डन मॉडल। अभी हमने किया ही था कि ये किसने दिया था आर्ग्यूमेंट? गॉर्डन मॉडल ने दिया था। MM मॉडल सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट इज वेरी रिलेवेंट वैल्यू ऑफ द फर्म, बट अभी अभी हमने यही किया था कि इरिलेवेंट होती है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वाल्टर मॉडल सजेस्ट दैट डिविडेंड पेमेंट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। वाल्टर मॉडल क्या कहता है कि वो अफेक्ट करती है, और ये कह रहा है कि अफेक्ट नहीं करती, तो दैट मीन्स ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ए एंड। नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन है, नेट इनकम मॉडल क्या कहता है? नेट ऑपरेटिंग मॉडल और ट्रेडिशनल हाइपोथेसिस एंड MM हाइपोथेसिस। फर्स्ट, नेट इनकम मॉडल क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज रैपिडली अंडर एक्सट्रीम लिवरेज। फर्स्ट का आएगा। नेट ऑपरेटिंग इनकम मॉडल क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन लिवरेज। जैसे जैसे लिवरेज बढ़ता है तो इक्विटी कम होगा। ट्रेडिशनल हाइपोथेसिस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कांस्टेंट। इसमें क्या रहता है? कांस्टेंट फॉर ऑल लिवरेज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और MM हाइपोथेसिस क्या कहती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लिवरेज। तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नरेट डिस्क्राइब फिशर इफेक्ट। फिशर इफेक्ट क्या होता है? देखिए, फिशर इफेक्ट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किसके इक्वल होता है? रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। ओके, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, रियल इंटरेस्ट रेट। अब रियल इंटरेस्ट रेट किसके इक्वल बोल रहे हैं? नॉमिनल माइनस एक्सपेक्टेड, मींस इसको अगर हम वहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नॉमिनल रेट, इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट किसके इक्वल होगा? रियल के। ओके, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू करेंसीज इज एक्सप्लेन्ड बाय इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल। नहीं, ये तो नहीं होता। एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये होता है एक्सचेंज रेट
डिफरेंशियल बिटवीन टू करेंसीज के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको एक्सप्लेन करने का काम कैसे होता है, इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन रेट। ओके, ये भी सही है। एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू करेंसीज इज एक्सप्लेन बाय कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज एंड परचेजिंग पावर पैरिटी। नो, इट्स रॉन्ग। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बी एंड सी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग का क्वेश्चन है। यूरोपियन ऑप्शन, ऑप्शन प्रीमियम इन मनी ऑप्शन एंड अमेरिकन ऑप्शन, इनको मैच करना है। फर्स्ट आता है हमारा अमेरिकन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्साइज्ड ऑन दी मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट को क्या होता है ये, साइज्ड बाय ऑन एनी डेट। ओके, इसका फर्स्ट का आएगा थर्ड, ए का आ गया थ्री। ऑप्शन प्रीमियम में क्या होता है, इट इज अ पेड बाय द बायर ऑफ द ऑप्शंस अप फ्रंट टू द ऑप्शन सेलर। बी का आएगा फोर। इन मनी ऑप्शन में क्या होता है, व्हेन द इमीडिएट एक्साइज ऑफ द ऑप्शन यील्ड पॉजिटिव वैल्यू टू इट्स होल्डर। अमेरिकन ऑप्शन क्या कहता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्साइज ऑन एनी डेट अप टू मेच्योरिटी। मेच्योरिटी का कोई भी ऑप्शन, कभी भी हम ऑप्शन को एक्साइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री, फोर, टू एंड वन। थ्री, फोर, टू एंड वन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, मैचिंग का क्वेश्चन। मेथड्स दिए हुए, फॉर्मूला मैच करना है। ARR मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एवरेज इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट का आ जाएगा थर्ड। सेकंड, पे बैक पीरियड मेथड, कितने टाइम के बाद पेमेंट बैक हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट को किसे डिवाइड करते हैं, एनुअली हम कितना कैश इनफ्लो हो जाएगा। बी का आएगा फोर ऑप्शन। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, फर्स्ट ऑप्शन। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो। तो आंसर आ जाएगा इसका थ्री, फोर, वन एंड टू। थ्री, फोर, वन एंड टू, सेकेंड ऑप्शन। 19 का असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहती है, रिस्क एनालिसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल एरिया इन फाइनेंस। बिल्कुल सही बात है कि जो रिस्क है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल एरिया होता है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोस के। जो हम कैपिटल इन्वेस्ट, आज हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस में, वो हम किसके लिए करते हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। ये कंप्लीटली क्या होता है, एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल एरिया बोला जाता है फाइनेंस में। ओके, तो दैट मीन्स असर्शन बिल्कुल सही है, इसका जो रीजन दिया वो भी बिल्कुल सही है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, रिस्की होते हैं बिकॉज दे इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अपफ्रंट एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स इंटेंडेड फॉर मैनी इयर्स ऑफ सर्विस। हमें हर साल इस पर क्या करते हैं, हम इस पर एक्सपेंडिचर करते हैं। दे विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू पे फॉर देमसेल्फ, और उसको जो हमें रिजल्ट मिलता है, उसका प्रॉफिट मिलता है, हमें बहुत टाइम के बाद मिलना स्टार्ट होता है। द रिस्क एनालिसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल एरिया इन फाइनेंस का बोला जाता है। असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। और फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेशन आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। द रीजन आल्सो करेक्ट। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स द लास्ट क्वेश्चन। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल एंड बैक लीज एंड डायरेक्ट लीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हमने क्या करना, मैच करना है। ओके, फर्स्ट देखिए फाइनेंस लीज का क्या होगा, द लेजर ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेजी। फाइनेंस लीज में क्या करता है वो, उससे रिलेटेड सभी रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ उसको क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है ओनरशिप के साथ। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि कभी भी वो रिस्क रिवॉर्ड को ट्रांसफर नहीं करता, उसको सिर्फ उसको यूज करने का ओनरशिप राइट दे देता है कि उसको उस चीज को वो यूज करे। लेजर डज नॉट ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द एसेट। उसके बाद लीज एंड लीज बैक। लीज एंड लीज बैक में क्या होता है कि जब हम कोई भी एसेट, अगर देखो हमारी ही कोई एसेट होती है,
ठीक है, आज हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। जस्ट सपोज आपके पास एक कार है, ठीक है, कार है मिस्टर ए के पास। तो आज वो कार उसको यूज की तो है, बट आज उसे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। ओके, तो उसके पास कैश नहीं है, तो वो क्या करता है, कार को ले जाकर मिस्टर बी को क्या कर देता है, सेल कर देता है अपनी कार। तो वो कार किसके पास चली गई, बी के पास चली गई। अब बी इसका क्या हो गया, कार का ओनर हो गया। अब वो बी ने क्या किया, उस कार को उससे परचेज कर लिया, उसके पास पैसे थे, उसने क्या किया, मनी दे दी ए को। ए के पास क्या चली गई, मनी चली गई। और अब ए के पास क्या हुआ, पैसा आ गया, उसकी रिक्वायरमेंट हो गई। और बी ने क्या किया, उस कार को परचेज कर लिया। लेकिन जो मिस्टर ए है उसको आज भी उस कार की रिक्वायरमेंट है, वो कार उसको चाहिए। तो कार को कैसे यूज कर सकता है, उसको बी से क्या करेगा, उसे लीज पे रख ले लेगा। अपनी ही बेची हुई कार को वो क्या करेगा, उस पर लीज पर ले लेगा, उस पर क्या करेगा, उसको मतलब जो उसकी पेमेंट होगी वो उसको पे करता रहेगा। तो लेजी सेल एन एसेट, इसमें क्या किया, वही देखो, लेजी सेल की एसेट को फॉर कैश टू ए प्रोस्पेक्टिव लेजर, देन लीज बैक टू द सेम एसेट। उसी एसेट को उसने क्या किया, फिर वापस लीज पर ले लिया। तो सेल एंड लीज बैक। डायरेक्ट लीज में क्या होता है, द लेजी एंड द ओनर ऑफ द इक्विपमेंट आर टू डिफरेंट एंटिटी। दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट एंटिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन, 4 3 2 एंड 1। एक प्लीज बैक किसमें था, सेकंड में, ठीक है। ओ, कंप्लीट हो गए आपके सारे क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को आप कीजिए अच्छे से, और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ओके, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तैयारी कीजिए अच्छे से। ओके, बाय।